हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको संपूर्ण क्रांति पाठ का हिंदी अर्थ बताया था, वह पार्ट 1 था। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको उसके आगे का अर्थ बताने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग अगर अर्थ वीडियो का पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे सबसे पहले आप लोग ज़रूर देखिएगा, तब उसके बाद आगे का आप लोग अर्थ देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। हमारे साथ निकट के साथी थे, वे सभी छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में। जयप्रकाश नारायण जो अपने भाषण के दौरान छात्र जीवन के बारे में उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि मैं 1921 ईस्वी में जनवरी के महीने में पटना कॉलेज में आईएससी यानी कि साइंस से मैं इंटर कर रहा था, ठीक। और मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त मित्र थे वो सभी लोगों को छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी मिलती थी। और सब अव्वल दर्जे यानी कि 1 नंबर के पढ़ने लिखने में विद्यार्थी थे, मतलब तेज विद्यार्थी थे मेरे साथ सभी जितने भी मेरे मित्र थे। तो फिर कहते हैं भाषण के दौरान कि और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। यानी गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, तो उनके साथ हम सभी जितने भी मित्र थे मिल करके उनके असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, नेतृत्व किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्षों तक ही मेरा जीवन बीता, ऐसे ही बीता। मतलब ये असहयोग करने तक दौरान जो 1921 से लेकर के उन्होंने 1.5 वर्षों तक अपना पढ़ाई बाधित कर दिया और गांधी जी के साथ जुड़े रहे। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए मथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनके लेबोरेटरी में, उनके प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मैं जब मतलब 1.5 वर्षों तक पढ़ाई छोड़ दिया था, तो उस बीच मैंने क्या किया कि जो राजेंद्र बाबू थे उनके मंत्री या उनके मित्र जो मथुरा बाबू थे, उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा के यहाँ मैं लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में जाकर के कुछ प्रयोग करने लगा, कुछ उनसे सीखने लगा कि मेरा समय जो है यूं ही व्यतीत ना हो। तो मैं उनसे कुछ जाकर के सीख रहा था। और आगे कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय, जो महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव था। फिर कहते हैं कि जो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उनको कह रहे हैं कि उनके लिए मेरे दिल में जो है पूजा का भाव था, मैं उनका आदर सम्मान करता था। फिर कहते हैं कि परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिले होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदन मोहन विश्वविद्यालय को मिलता था या मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था वह पूर्ण रूप से, राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ से मैंने परीक्षा दी आईएससी की, पास तो करना था, पास हो गया। यानी जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं कि मैं मतलब कि 1.5 वर्षों तक जो मेरा पढ़ाई बाधित हो गया था, तो मैं फिर से सोचा कि अपना पढ़ाई क्यों ना इंटर का पूरा कर लूं। तो ये सोचते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सरकारी रुपया, सरकारी जो फंड ये सब मिलते थे, जिस वजह से ये सोचे कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो वो उसी वजह से उस विश्वविद्यालय में नामांकन न करा करके वो बिहार विद्यापीठ से आईएससी यानी कि अपना जो इंटर का परीक्षा होता है साइंस से, उसको कंप्लीट किए, पूरा किए। पूरा करने के बाद फिर क्या करते हैं कि जब अपना साइंस का एग्जाम दे लिए, पास हो गए, तो कहते हैं कि उसके साथ या उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। यानी कह रहे हैं कि जब इंटर मैंने पास कर लिया तो ये सोच रहे थे कि जब वो हाई स्कूल में थे तो उस बात को सोचने लगे कि जब वो भाषण में सुने थे स्वामी सत्यदेव का कि अमेरिका में लड़के जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं रह करके, कोई धनी घर का नहीं हूँ। कह रहे हैं भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण कि मैं कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में, पिताजी कहाँ थे? नहर विभाग में। सभी लोग आप लोग याद रखिएगा कि पिताजी कहाँ काम करते थे, तो नहर विभाग में जो है वो जिलादार पद पर काम करते थे। पिताजी जो थे वो नहर विभाग में जिलादार पद पर काम करते थे, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। बाद में क्या होते हैं कि वो रेवेन्यू असिस्टेंट बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो नहर विभाग में क्या थे? जिलादार पद पर कार्यरत थे इनके पिताजी, ठीक। आगे कहा जा रहा है कि नॉन गजेटेड अफसर थे, उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं,
मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आऊं जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। यानी जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं कि मेरे पिताजी मतलब ज्यादा बड़े अफसर नहीं थे, ज्यादा रुपया पैसा नहीं कमाते थे, खेती बाड़ी करते थे, साथ में कुछ उनका नौकरी भी था थोड़ा बहुत, तो मतलब हमारा घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन उतना पैसा नहीं होता था कि मेरे पिताजी मुझे अमेरिका भेज करके मेरा पढ़ाई लिखाई पूरी करवाए। लेकिन मैं जब भाषण में सुना था स्वामी दत्त सत्यदेव का, तो कहते हैं कि मतलब पढ़ा अमेरिका में रह करके बच्चे मजदूरी करके पढ़ते हैं, तो मैं ये सोच करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गया था। तब इसके बाद कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां दे रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है, चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बन गया। ये ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि लोग समझते हैं कि अमेरिका में जाकर के अमेरिका वाले लोगों के नीतियों को सीख करके यहाँ भारत में आकर के उसको अपना रहा है, तो इसीलिए जो है यहाँ के लोग इनको अमेरिका का दलाल कहने लगे, गालियां देने लगे। तो फिर ये भी कहते हैं कि मुझे मतलब कि गालियां देने के साथ साथ नारे भी देते थे। क्या नारे देते थे? कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार, नारे लगाते थे। मतलब इनको बुरा भला कहने के अलावा जो है कई लोग इनको नाराबाजी भी करते थे, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार, ऐसा इनके साथ करते थे। तो उन्हीं लोग के बारे में भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण बताते हैं। फिर आगे कहते हैं कि मित्रों अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में, जहां जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में भी काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपए बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने के, कुछ फीस बचाने के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि जब मैं अमेरिका चला गया, यहाँ बता रहे इससे पहले वाला हम लोग छात्र जीवन के बारे में देखे, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन कैसा था या कैसा बीता। अब हम लोग उनके अमेरिका प्रवास के बारे में पढ़ रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण का अमेरिका में जीवन कैसे व्यतीत हुआ। तो कह रहे हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो वहां के बागानों में, कारखानों में, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते थे उन जगहों पे कामकाज किया, और साथ ही मैं अपना यूनिवर्सिटी में जो मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था इन नौकरी करके। साथ ही जब छुट्टियां होती थी हमारे वहां पे, जैसे यूनिवर्सिटी में जहां पढ़ता था तो छुट्टी उट्टी मिल जाता था, तो घर तो आ नहीं सकते हैं तुरंत तुरंत, क्योंकि इंडिया में थोड़े हैं कि आ जाएंगे घर, तो अमेरिका में थे। तो जब छुट्टी मिलता था ना तो वो एक्स्ट्रा काम करते थे, कि जैसे एक्स्ट्रा काम करके मतलब रुपया पैसा बचा लेते थे खाना पकाने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वो एक ही कमरा में 2-4 लोग मिलकर रहते थे, कि जैसे रुपया इनका बचे, अगर एक व्यक्ति एक कमरा का किराया देगा तो उसको सारा पैसा देना पड़ेगा जितना लगेगा, लेकिन अगर वहीं एक ही कमरा में 2-4 लोग रहेंगे तो 2-4 लोग मिल करके उस कमरे का किराया देंगे तो ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये सभी लोग क्या करते थे कि एक कमरे में 2-4 लोग रहते थे और 2-4 लोग मिल करके जो है उस कमरे का किराया देते थे, रुपया पैसा देते थे। ठीक। बाकी आगे ये भी कहते हैं कि जब रविवार का दिन होता था तो रविवार के दिन में भी ये लोग एक्स्ट्रा जाकर के वर्क करते थे, काम करते थे। रविवार के दिन छुट्टी नहीं मनाते थे। रविवार के दिन क्या करते थे कि 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटलों में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। यानी रविवार का जब दिन आता था तो ये रेस्टोरेंट में जाकर के, होटल में जाकर के बर्तन धोते थे या वेटर का काम करते थे, जिससे शाम का खाने के लिए रुपया पैसा मिल जाए या खाना मिल जाता था। इसके बाद कह रहा है कि किराया कहाँ से मकान का हमको आया, बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी, कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। ये भी बता रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि मैं वहां पर था तो रविवार को जैसे हमको रेस्टोरेंट में काम करके, होटल में काम करके दिन का खाना, रात का खाना के लिए हमको बच जाता था, रुपया पैसा मिल जाता था, तो किराए के लिए भी हमको मकान का पैसा जो है इकट्ठा करना पड़ता था। साथ ही हमारे कमरे में मतलब ज्यादा चारपाइयां नहीं थी, एक चारपाई था सोने के लिए, तो उस पर हम 2-3 लोग मिलकर सोते थे। ऐसे उन्होंने अपना संघर्ष करके वहां अमेरिका में रह करके उन्होंने पढ़ाई किया था। तो वही इसी बातों को जो है जयप्रकाश नारायण अपने भाषण के दौरान बताते हैं। फिर कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि यहाँ के बाद क्या बोलते हैं, तो बताते हैं कि हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी, इस गरीबी में मैं पढ़ा हूं, इतवार के दिन या कुछ और टाइम में
यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में, उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटल में करता था। वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। और ये भी बात बताते हैं जयप्रकाश नारायण कि जो लड़का मेरे साथ सोता था एक चारपाई पर, तो हम लोग एक ही रजाई होता था, एक ही रजाई ओढ़ करके सोते थे। इस तरीके से गरीबी में मैं वहां पढ़ाई लिखाई किया, ये बातें उन्होंने बताया। साथ ही इतवार के दिन का और भी अलग काम करते थे, जैसे अगर टाइम बच जाता था रेस्टोरेंट में काम करने के अलावा, तो ये जूता साफ करने वाले दुकान पे जाकर के जूता उता साफ करना, कमोड को साफ करना, ये सारे काम भी वो करते थे, जिससे रुपया पैसा इनको मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, कि अपना ये खर्च चला लेते थे। तो ये अपने इतिहास बता रहे हैं कि मैंने ऐसा किया अमेरिका में जाकर के, फिर भी लोग मुझे ये सारी बातों को जान करके मुझे गालियां देते हैं, मुझे बोलते हैं। फिर कहते हैं आगे जयप्रकाश नारायण, गालियां देने के बाद ये बताते हैं कि जब अमेरिका में जब मैं रहता हूं ना, तो वहां पे लेनिन का जमाना रहता है। तो लेनिन का क्या हो जाता है, जब मृत्यु हो जाता है तो वो बताते हैं उस घटना को। कहते हैं कि अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्रोट्स्की का जमाना था। यानी अमेरिका में बता रहे हैं कि उस समय लेनिन का शासन था, ट्रोट्स्की का शासन था, उन लोगों का जमाना था। तो लेनिन का मृत्यु कब हो जाता है, 1924 में। कह रहे हैं कि लेनिन का मृत्यु, या लेनिन 1924 में मरे थे और 1924 में ही मैं मार्क्सवादी बना। ये बात याद रखना, ये दोनों वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में मार्क्सवादी बने। और ये भी याद रखना है कि लेनिन का निधन कब हुआ था, तो लेनिन का निधन आप सभी को याद रखना है कि 1924 में ही लेनिन का निधन हुआ था। ठीक, आगे क्या कहा जा रहा है ये ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि और दावे के साथ कह सकता कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। जयप्रकाश नारायण कह रहा है कि मैं 1924 में मार्क्सवादी तो बना, और मार्क्सवाद के जितने भी ग्रंथ थे या जितने भी बातें छपती थी, मैगजीन छपते थे, उसको मैंने पढ़ा, हर चीज को पढ़ा सीखा। लेकिन जब मैं भारत लौटा तो मार्क्सवादी न बनने के बजाय मैं किसमें, या कम्युनिस्ट पार्टी में, या कम्युनिस्ट घोर कम्युनिस्ट बन करके लौटा, तो उसमें मिलने के बजाय मैं कहाँ शामिल हो गया, तो कांग्रेस में। ठीक, अब कांग्रेस में क्यों शामिल हो जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल होते हैं, इसका कारण हम लोग सुना जाए। तो कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुए। मैंने जो लेनिन से सीखा था वो यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में हो, उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। यानी वो बता रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुआ। शामिल न होने का कारण यही था कि जो भारत देश के कम्युनिस्ट लोग हैं वो खुद को आजादी के लड़ाई से अलग रखे हुए हैं। वो सोचते थे कि पूंजीपतियों के हाथ में नेतृत्व है, बुजुर्ग क्लास के हाथों में नेतृत्व है, तो हम इन लोगों के साथ मिलकर के आजादी का नेतृत्व नहीं करेंगे। तो इसी कारण से जो है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में न शामिल होकर के वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इसी घटना को बताते हैं। तो ये प्रश्न भी है, आप लोग याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी में जयप्रकाश नारायण क्यों नहीं दाखिल हुए थे या क्यों नहीं शामिल हुए थे। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा, वीवीआई ये पॉइंट है। आगे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि पहली बात तो जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में, आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे। गफूर साहब कौन थे, तो उस समय के भारत में जो हमारा बिहार राज्य है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। अगर पूछा जाएगा कि अब्दुल गफूर साहब इनका नाम है, कि बिहार के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। तो अब्दुल गफूर जो है इनसे मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से कोई किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत रखते हैं या करते हैं। और उनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं,
कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद करके आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। यानी जयप्रकाश नारायण का जो आह्वान चल रहा था, तो उसके लिए दूर दूर से जो है, भारत के हर कोने से जो है, हर नौजवान, बड़े लोग, सभी लोग जो है अपना अपने सुविधा के अनुसार जो उनके पास साधन था, वो पटना के गांधी मैदान में उनका भाषण सुनने के लिए या उनका साथ देने के लिए जो है, हर पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे। तो उन्हीं बातों को जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री हो गए, चाहे मुख्यमंत्री हो गए, चंद्रशेखर बाबू, सभी मिलने हैं तो मुझे डेमोक्रेसी का मतलब सिखा रहे हैं, लोकतंत्र का मतलब सिखा रहे हैं। लेकिन यही लोग का हरकत देखिए कि जो भी इंसान शांतिपूर्ण रूप से शांति में जुलूस में भाग लेने के लिए आ रहा है, तो उनको रोक रहे हैं, पीट रहे हैं, जबकि उनका कोई गलती नहीं है। वो लोग अपना हर चीज करके अपनी सुविधाओं के अनुसार जो वो मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे आह्वान के साथ जुड़ने आ रहे हैं, फिर भी उनको जो है मारा पीटा जा रहा है। तो यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो ये कहा नहीं जा रहा है कि किसी व्यक्ति पे अत्याचार कीजिए, जुल्म कीजिए, लेकिन ये सभी लोग जो है अत्याचार जुल्म कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। फिर तब कहते हैं कि जहां तक है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं है। यानी वहां के मतलब कि जो अधिकारी लोग थे, वो क्या किए कि लोगों को पीटे, मारे, ठीक ना, बिना कारण के। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोलियां चलाने पड़े, तो मैंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है और बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। यानी जयप्रकाश नारायण को यह भी कहा गया ना कि आप दूसरे रास्ते से जुलूस लेके जाइएगा, इस रास्ते से नहीं, क्योंकि जो लोग जेल में हैं तो शायद आपको जुलूस में शामिल होने के लिए जेल तोड़ेंगे तो हम लोग उन पर गोलियां चला देंगे। तो जब जयप्रकाश नारायण सोचे कि अब गोलियां आप लोग चलाएंगे, कोई घायल हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर भी ये सोच करके जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं कि अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोग दूसरे रास्ते से जुलूस लेके जाएंगे। तो बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को, तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेते हैं। यानी जयप्रकाश नारायण उनकी बातें मान लेते हैं और जिस रास्ते से जुलूस लेके जाना होता है, उस रास्ते से वो जुलूस लेकर के नहीं जाते हैं। जब नहीं लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, कहा जा रहा है कि तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों गए। मतलब छात्र लोग जो गुस्सा भी हो गए कि आप लोग को जाना था उधर से नेतृत्व करने के लिए, तो आप जो इस रास्ते से क्यों गए। तो अब वो गुस्सा गए। फिर भी लेकिन जयप्रकाश नारायण को बात मानना पड़ा पुलिस लोगों का। आगे कहते हैं कि हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ होगा। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, मतलब ये बातें हमसे कह रहे भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण कि जो हमारे आवाहन में, जुलूस में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे, तो कोई बस से आ रहा था, कोई ट्रेन से आ रहा था, तो उनके पास टिकट था। अगर बेटिकट रहते तो कोई बात रहता, चलो उनको उतार दिए, लेकिन जिनके पास टिकट था उनको भी उतार दिया गया, जिनके पास टिकट नहीं उनको भी उतार दिया गया, मारा गया, पीटा गया उनको। तो मुजफ्फरपुर में भी घटना हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट को कह रहे हैं कि उसको अखबार में आप लोग पढ़े ही होंगे, जाने ही होंगे। तो ऐसा शर्मनाक जो है काम किया गया लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, और मुझे आकर के बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी के लिए ये कर रहे, वो कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी के लिए ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। मतलब मुझे लोकतंत्र के बारे में सिखा रहे हैं और खुद गलतियां कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में ऐसा नहीं बताया गया है कि हमें शांतिपूर्ण सभा करनी चाहिए। ये बातें भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण जो है लोगों को बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें वे, राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली में सामने जाए, उसको पूरा अधिकार है। हिंसा का करे कोई तो दूसरी बात है। यानी कह रहे हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्रता है हमारी, लेकिन हाँ, अगर हिंसा करते, मारपीट, लड़ाई झंझट करते तो अलग बात होता है। लेकिन हम तो शांतिपूर्ण अहिंसा के तरीके से काम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कहीं जा रहे हैं, तो फिर भी हमको रोका पीटा जा रहा है। तो ये कैसा मतलब लोकतंत्र है, ये कैसे लोकतंत्र का पालन किया जा रहा है, ये हमसे कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फिर कहते हैं जयप्रकाश नारायण अपने बातों में कि हमसे मिलने पुलिस के एक उच्चाधिकारी ने कहा, बड़े उच्चाधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि
जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये भी पूछा जाता है कि कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये किसने, मतलब कि दीक्षित जी ने किसके मुंह से सुना था? तो पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने कहा था। तो उसके बाद ये दीक्षित जी के मुंह से ये सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार में मतलब कि शिक्षा या मतलब कि यहाँ के शासन व्यवस्था ठीक करने में जयप्रकाश नारायण का योगदान था बड़ा। फिर कहा जा रहा है कि जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक लें, उनकी राजधानी है। यानी जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान बोलते हैं पुलिसकर्मियों से कि आप हमारे बारे में ऐसा कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों जनता को रोक रहे हैं? शांतिपूर्ण का प्रदर्शन में क्यों बाधा डाल रहे हैं? क्यों रुकावट डाल रहे हैं? क्यों जनता को अधिकार नहीं है कि वो कहीं आकर के अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सके, जुलूस में भाग ले सके? क्यों आप उनको जेलों में भर रहे हैं? क्यों उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं? क्यों? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि पूरा देश का राजधानी बिहार की राजधानी पटना है, ये यहाँ लोग आ सकते हैं, या उनकी हिम्मत है, तो आप लोगों को क्यों रोक रहे हैं, क्यों मार पीट रहे हैं? ये प्रश्न किया जा रहा है जयप्रकाश नारायण के द्वारा पुलिस वाले लोगों से। और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी राजधानी है, लोगों की राजधानी है, सभी की राजधानी है, आपकी भी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, सबका देश है, जनता का देश है, तो पुलिस वाले, पुलिस अधिकारियों का भी देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को ऐसी निष्ठा का व्यवहार। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैंने कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह निष्ठा का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहिए जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेतृत्व युवक रहेंगे, या नेतृत्व या नेता जो है युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं हमको। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि जो पुलिस कर्मियों के, अधिकारियों के द्वारा लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में मुझे सिखा रहे हैं। तो जो डेमोक्रेसी का दुश्मन है, तो मैं दुश्मन नहीं हूँ, वो लोग दुश्मन है जो लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, वे लोग दुश्मन है डेमोक्रेसी के। ठीक ना? तो इस चीज को बदलना होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं भाषण के दौरान, इस चीज को बदलना होगा, इस चीज को सुधारना होगा, और आने वाले समय में जो हमारे युवक लोग हो गए, छात्र लोग हो गए, वही नेता बनेंगे, वही इस नेतृत्व करेंगे देश का, और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है हमको। ये बात भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे। यानी डॉक्टर रहमान जो थे, इनका देख रेख कर रहे थे, इनका इलाज कर रहे थे, क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे थे तो अस्वस्थ थे, इनका तबीयत खराब था, फिर भी वो भाषण जो है जयप्रकाश नारायण दे रहे थे। ठीक ना? तो भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण, तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर रहमान अगर यहाँ बैठे होंगे तो वो कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बहुत होगा। मैं भी समझता हूँ, अब जरा मैं अपने को बांध कर बोलूंगा। बांध कर बोलने का मतलब धीरे धीरे बोलूंगा। अभी वो तेज तेज बोल रहे थे चिल्ला के, तो खुद को कह रहे हैं कि अब मैं धीरे धीरे बात करूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। फिर कहते हैं कि अभी हाल में मैं वेल्लोर में था, तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी जो दीक्षित पटना आए थे, उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। यानी उमाशंकर दीक्षित इनके मित्र जो थे, तो वेल्लोर जब गए थे तो उनके मित्र जो उनसे मिलने आए पटना में, वेल्लोर में था, उसके बाद जब ये पटना में आए तो पटना में मिलने आए थे, तो ये बोल रहे हैं कि वो मुझसे अच्छी अच्छी बातें किए, मुझसे साथ कई उन्होंने प्रश्न उठाए मेरे साथ। कह रहे थे कि मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। ये दीक्षित जी के बारे में कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के। दीक्षित जी और मेरा दोनों आदमी का बहुत पुराना संबंध था। 1932-33 का आंदोलन जो चला था, उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते थे, अंडरग्राउंड नेता थे। कौन अंडरग्राउंड नेता थे? तो उमाशंकर दीक्षित। ये सभी लोग आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है, इसको VVI नोट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव को, और याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि बंबई में अंडरग्राउंड नेता कौन थे, तो उमाशंकर दीक्षित थे। ठीक। उसके बाद कहते हैं कि और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उसकी स्थापना की थी, उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था।
यानी उन्होंने उनको किसको, उमाशंकर दीक्षित को। उमाशंकर दीक्षित जो है बंबई में अंडरग्राउंड नेता थे और इन्हीं को जो ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से उमाशंकर दीक्षित को जाना जाता है। और इनको कौन कहा ब्रेन ऑफ बॉम्बे, तो सदानंद जी कहे। सदानंद जी ने किस प्रेस की स्थापना की, तो फ्री प्रेस की स्थापना की और ये फ्री प्रेस के मालिक थे, फ्री प्रेस के ये मालिक थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि मुझे भी कोई बड़ी पदवी थी या पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहे चाहे वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के मित्र आज तक बने रहे। जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि 1932 के बाद से या 33 के जो आंदोलन चला था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से ही बंबई में हमारी मुलाकात हुई, हम लोग दोस्त बने और उस दिन से ही हम लोग एक दूसरे से अलग थे, फिर भी हमारा घनिष्ठ मित्र था, घनिष्ठ संबंध था एक दूसरे से। और ये बातें बता रहे कि हम कहीं भी रहे चाहे वो कहीं भी रहे, हम दोनों की मित्रता जो है एक घनिष्ठ मित्रता की तरह मित्रता बनी रही थी। तो यहाँ तक मैं आज आप सभी को अर्थ बताया, इसके आगे का अर्थ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अर्थ आप सभी को लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। और जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्लोकर्स एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप सभी को फ्री पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद।